अश्विन रोमा सिंघल की नजरों से बचता हुआ होटल के अंदर गया तो देखा कि रोमा रिसेप्शन पर बैठे एक लड़के से कुछ पूछ रही है और फिर उस लड़के से बात करने के बाद वह लिफ्ट की ओर बढ़ने लगी, पर अश्विन ने सीढ़ियों चढ़ने का फैसला किया क्योंकि वह देखने चाहता है कि यह माया सिंघल कहाँ जाती है। इस होटल में सिर्फ 6 फ्लोर है। हालांकि बाहर से दिखने वाला यह मामूली सा होटल अंदर से काफी एलीट क्लास का लग रहा है, यानी कम पैसों में एक अच्छा मजा। पहले फ्लोर पर लिफ्ट रुकी पर रोमा नहीं निकली, फिर दूसरे और तीसरे फ्लोर पर भी लिफ्ट रुकी, तब भी वह लिफ्ट से नहीं निकली। अब वह सीधा 5वें फ्लोर पर कमरा नंबर 910 की तरफ बढ़ गई तो अश्विन भी बड़ी सावधानी से उस कमरे की ओर बढ़ गया और उनके कमरे के दरवाजे से सटकर उनकी बातें सुनने लगा। रोमा कमरे के अंदर एक आदमी से बातें कर रही है। उसे ठीक से तो नहीं सुनाई दे रहा पर वह पूरी कोशिश कर रहा है। सुनो, माया पर अटैक हुआ है, तुम्हें तो पता ही होगा। हो, और मैं भी उसके लिए परेशान है, उस आदमी ने कहा। यह कहीं उसका काम तो नहीं है? पता नहीं, पर वो वापस इंडिया कब आ रहा है? परसों उसकी फ्लाइट है, रोमा ने जवाब दिया। अब हमें इस तरह मिलना बंद करना होगा, कहीं उसे भनक भी लग गई तो आफत आ जाएगी। अब अश्विन को रोमा और उस आदमी की आवाजें आनी बंद हो गई तो उसने एकदम अपने कान दरवाजे से चिपका लिए, मगर अंदर से रोमा और आदमी की करहाने की आवाजें सुनकर अश्विन समझ गया कि 50 साल की उम्र में भी रोमा सिंघल एक अपने जैसे ही किसी आदमी के साथ खूब एंजॉय कर रही है। अब वह मुंह बिचकाता हुआ होटल के रिसेप्शन की तरफ आया तो उसका मन किया कि वह वहां बैठे लड़के से उस आदमी के बारे में पूछे, पर उसने कुछ सोचकर ऐसा नहीं किया और बाहर अपनी गाड़ी में दोनों का इंतजार करने लगा। रात गहराती जा रही है पर रोमा और उस आदमी का कहीं कुछ पता नहीं। अब अश्विन ने एक बार फिर पार्किंग में देखा कि रोमा की गाड़ी तो खड़ी है। उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी के शीशे थोड़े से ऊपर कर आंख बंद कर शीला की कहीं बात के बारे में सोचने लगा। चहल पहल की आवाज सुनकर अश्विन ने आंख खोली तो देखा कि सुबह हो चुकी है। अब उसने खुनस में हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग पर दे दिया और फिर पार्किंग में रोमा की गाड़ी न देखकर उसने वापस गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ दी। पुलिस स्टेशन में यश अनुज को माया के हमलावर पर अपडेट दे रहा है। सर, एक बिल्डिंग का कैमरा है जो हमारी मदद कर सकता है, पर अभी उसे गवर्नमेंट ने सील कर रखा है। बहुत जल्द परमिशन ऑर्डर लेकर हम बिल्डिंग के अंदर चले जाएंगे। गुड, जल्द से जल्द इस काम को करो। अनुज की बात सुनकर यश तो चला गया और उसके निकलते ही अश्विन अंदर दाखिल हुआ। अनुज ने उसकी तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, क्या बात है, आज लेट हो गया? हाँ यार, कभी माया तो कभी उसकी माँ। उसने उसे सवालिया नजरों से देखा तो उसने कल रात की कहानी उसे विस्तार से बता दी। कहानी खत्म होते ही अनुज के मुंह से निकला, भैंस की आंख। माया की माँ का अफेयर है, पर किससे? पता नहीं। अच्छा यह बता, यह रोमा का पति रवीश सिंघल कहाँ है? वह जापान गया हुआ है। मुझे लगता है माया की माँ अपने पति की बात उस आदमी से कर रही होगी जो इंडिया वापस आने वाला है। उस रोमा सिंघल पर नजर रखनी है। अश्विन ने हाँ में सिर हिलाया तो अनुज ने करण को फोन घुमा दिया। वहीं दूसरी तरफ पंचमढ़ी में रेवा और रेहान के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही है और राजीव को पह मेलजोल पसंद नहीं आ रहा है। एक दिन रेवा अपने पर्सनल लैपटॉप पर कुछ मेल टाइप कर रही थी कि तभी राजीव उसके पास आकर बैठ गया। क्या कर रही हो? आंखें हैं तुम्हारी, उसने रूखेपन से जवाब दिया। वैसे मुझ में कमी क्या है? दिखने में अच्छा हूँ, तुम्हारी उम्र का हूँ और मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो वो राइटर दे रहा है। रेवा ने उसे बुरी तरह घूर कर कहा, दोबारा यह बात कही तो अपना सामान उठाकर यहाँ से निकल लेना। यह कहकर वह लैपटॉप उठाकर वहां से चली गई और राजीव ने मुंह बना लिया। नंदिश ने रेवा के हाथ में लैपटॉप देखा तो कहा, क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ? मुझे कुछ देखना था। रेवा ने मुंह बनाते हुए उसे लैपटॉप थमा दिया और रेहान की तरफ बढ़ गई जो पूल के पास बने टेबल पर बैठा सुस्ता रहा है। क्या हुआ? का सोए नहीं? नहीं मेरी जान, कल रात में काफी देर तक लैपटॉप पर था। क्या नाम है तुम्हारे नॉवेल का? सरप्राइज फॉर यू।
उसने रेवा के गाल को छूते हुए कहा। थोड़ी देर बाद नंदिश ने लैपटॉप लौटा दिया और रेवा अपनी हिस्ट्री चेक करने लगी तो उसने देखा कि नंदिश ने सब डिलीट कर दिया है। रेहान ने रेवा के उखड़े भाव देखे तो कहा, लाओ मैं कुछ मदद करता हूँ। उसने लैपटॉप लिया और फिर एक ऐप इंस्टॉल कर क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री उसके सामने ला दी। यह देखकर रेवा ने रेहान के गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक्स आ। फिर दोनों इंस्टाग्राम पर दिख रहे एक लिंक पर पहुंचे जिस पर एक 28 साल के लड़के का प्रोफाइल बना हुआ है। यह लिंक उसे किसी ने सेंड किया है। इस नंदिश को इस लड़के से क्या लेना देना। रेवा के मुंह से यह निकलते ही रेहान और रेवा दोनों सामने से आते नंदिश को घूरने लगे, जो चेहरे पर बड़े कड़े भाव लिए रिसोर्ट से बाहर जा रहा है। अब रेवा यह सोचकर उसके पीछे जा रही है कि आज इस नंदिश की हिस्ट्री पता करके ही रहनी है। अब रेवा के पीछे पीछे रेहान ने भी जाना शुरू कर दिया। दोनों बहुत ही सतर्कता दिखाते हुए नंदिश के पीछे जा रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि नंदिश एक पतली पगडंडी से होता हुआ जंगल की बीचों बीच जा रहा है। रेहान ने रेवा का हाथ कसकर पकड़ लिया तो वह उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, डर लग रहा है? हाँ, मैं तुम्हारी तरह जेम्स बॉन्ड नहीं हूं ना, पर मेरी जान मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है ना कि अपने लिए। अगर इस जंगल में कोई जंगली जानवर होगा तो यह वैसे वाला जंगल नहीं है। देखो दूसरे टूरिस्ट भी घूम रहे हैं। अब रेहान ने देखा तो वह थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोला, तो फिर क्या पता नंदिश भी घूमने ही आया हो, हम बेकार में उसका पीछा कर रहे हैं। शट अप और चुपचाप चलो। अब रेवा ने देखा कि नंदिश एक पेड़ के नीचे रखे बेंच पर बैठ गया और उसके ऐसा करते ही रेहान और रेवा भी किसी बड़े से पेड़ की ओट में छिपकर उसके पास का नजारा देखने लगे। कुछ देर बाद नंदिश के पास एक आदमी आया और वह उससे बात करने लगा। रेवा और रेहान उसके इतने करीब है कि उसकी आवाज तो सुन सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने कान अच्छे से पेड़ के तने से सटा दिए। अब नंदिश ने उस आदमी से कहा, मुझे इस छोकरे की फोटो मिल गई है पर उसके साथ करना क्या है? वही जो बाकियों के साथ किया है। उस आदमी ने अब नंदिश से हाथ मिलाया और वहां से चला गया और नंदिश वहीं कुछ देर बेंच पर आंखें बंद करे अपने काम को अंजाम देने के बारे में सोचने लगा। उसे ऐसे देखकर रेवा ने अब रेहान को कहा, मुझे लगता है कि यह नंदिश कुछ खतरनाक करने वाला है, हमें पुलिस को इसकी खबर देनी चाहिए, तुम क्या कहते हो? उसने अब रेहान की तरफ देखा। मुझे लगता है यह छोटी सी बातचीत से किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर वह कुछ देर तक तो खामोश रही, फिर दोबारा नंदिश की तरफ देखने लगी। यश ने अनुज को लैपटॉप पर उस बिल्डिंग की फुटेज दिखाई जिसकी छत पर कैमरा था। अभी उसने वीडियो चलाई ही थी कि अश्विन आ गया और तीनों लैपटॉप को गौर से देखने लगे। उन्होंने देखा कि वो आदमी कुछ देर छत पर टहलता रहा और उसके बाद एक चॉपर आया और उसने लोहे की तार से बनी सीढ़ी छत की ओर फेंकी और वह उस पर चढ़कर चॉपर पर बैठ गया और आसमान के रास्ते निकल गया। यह देखकर तीनों हैरान है। यार, यह सब क्या था? अनुज ने कहा तो अश्विन बोला, मुझे लगता है जिस किसी ने भी हायर किया है वह काफी पैसा वाला है जो इसको इतना सपोर्ट कर रहा है। उन दोनों ने भी अश्विन की बात से सहमति जताई। अब अनुज ने इस वीडियो से इस आदमी की फोटो निकालने को कहा तो वह यस सर बोलकर चला गया। अब अश्विन ने पेपरवेट घुमाते हुए कहा, उस अभिरंजन से बात की? क्या पता कोई क्लू मिले। जब वो हॉस्पिटल में था तभी गया था उससे मिलने। उसे कभी कोई माया का दुश्मन नजर नहीं आया और अब तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर पुणे चला गया है। हो सकता है यह उसके बाप और भाई के किसी दुश्मन का काम हो। हम्मा, खैर जो भी है बहुत जल्द पता चल जाएगा। अनुज ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। अच्छा यह बता, पंचमढ़ी कब चलना है? अश्विन ने हंसते हुए कहा। अभी उन्हें एंजॉय करने दे, बस कुछ दिन बाद धावा बोलेंगे। और तब तक वो कहीं फुर्र हो गए तो? नहीं होंगे। वो रिसोर्ट उस लड़की रेवा का है तो वह तो नहीं जाएगी और बाकी सब पर मेरा एक आदमी नजर रख रहा है। उसने अनुज की दुविधा दूर की। अब दोनों बात करते हुए बाहर की तरफ चले गए और अश्विन अनुज को लेकर उसके साथ उसके घर की ओर निकल गया।
जब कोमल ने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो वह अश्विन को अनुज के साथ देखकर पहले की तरह ही खुश हो गई और उन्हें फ्रेश होने का कहकर खुद टेबल पर डिनर लगाने लगी। कुछ ही मिनटों में वे तीनों आपस में बात करते हुए डिनर एंजॉय कर रही हैं। अब डिनर के बाद जब अश्विन ड्राइंग रूम के सोफे पर आराम से पैर पसार कर बैठा तो वह उसे गाजर का हलवा पकड़ाते हुए बोली, लो खाने के बाद अब मीठे की जरूरत है। थैंक्स। अब उसने हलवे की कोटरी अनुज को पकड़ाई और उसके बाद खुद हलवे की कटोरी हाथ में लिए वहीं सोफे पर उन दोनों के पास बैठ गई। अब अश्विन ने हलवे का एक चम्मच मुंह में लेते हुए कहा, तुमने अपने बर्थडे पर मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैं बिजी थी, उसने इतराते हुए जवाब दिया। सही कर रही हो, जो दिया है वहीं लौटा रही हो। अब अश्विन गंभीर हो गया तो कोमल के चेहरे के हाव भाव भी बदल गए। उसने अश्विन के बोलने से पहले ही कहा, मुझे समझाने की कोशिश मत करना, मैं सोच चुकी हूँ। देखो कोमल, मुझे लगता है तुम्हें अपने प्यार और शादी को एक चांस देना चाहिए। मुझे नहीं लगता, कोमल ने चिढ़ते हुए कहा। यह ना हो तुम बाद में पछताओ, जैसे तुम ईशा को छोड़कर पछता रहे हो। वैसे यह बताओ, तुम दोनों के बीच हुआ क्या था? क्या उसे भी तुम्हारी नौकरी से चिढ़ होने लगी थी? अगर बता दूंगा तो क्या अपने रिश्ते को एक और चांस दोगी? यह सुनकर कोमल चुप हो गई और अनुज और अश्विन कोमल के जवाब का इंतजार करने लगे। विपिन राठी अपने क्लब पैराडाइज से निकलकर अपनी महबूबा से मिलने चला गया। कुछ घंटे अपनी रात रंगीन करने के बाद जब वह वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठा तो उसे एक लिफाफा दिखाई दिया। उसने कुछ सोचते हुए पहले तो गाड़ी की खिड़की से आसपास झांक कर देखा, फिर थोड़ा डरते हुए लिफाफा खोल दिया और उसके अंदर रखे कागज को पढ़ने लगा। उसे पढ़कर उसके होश उड़ गए और उसके मुंह से बस इतना ही निकला, तो क्या